अह, सभी लोगों को नमस्कार। ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड होम्योपैथी की जो क्लासेस हैं इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम इसको फ्राइडे टू फ्राइडे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे जो हमने स्पीकर असाइन करे थे तो उन्होंने थोड़े से टाइम पहले ही हमें मना कर दिया, जिसकी वजह से लास्ट फ्राइडे नहीं हो पाई क्लासेस। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ताराशी शर्मा, जो इस समय एमडी पीडियाट्रिक्स से अपना कोर्स कर रही हैं और एमडी पीडियाट्रिक्स में है। तो आज ये हमें कुछ चाइल्ड अस्थमा के बारे में बताएंगे और जो उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर ताराकी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी ओआईसी क्लासेस ज्वाइन करने का। और बिल्कुल भी घबराइए मत, मतलब जो हम लोग क्या करते हैं कि नॉलेज को शेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम लोग आपसे कोई टीचिंग ले रहे हैं। हम भी आपसे सीखेंगे, आप भी हमसे सीखो, तो ये एक ऐसा कोलोब्रेशन है कि मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे बस। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत, जो आपको मालूम है बस वो सब बता दीजिए। जी सर। आवाज आ रही है सर मेरी क्लियरली? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जी जी। ओके ओके सर। तो सर आज हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जितना मुझे नॉलेज है आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जितना मैंने पढ़ा। मैंने ओपी घाई को रेफर किया है पढ़ने के लिए, पीडियाट्रिक अस्थमा को पढ़ने के लिए। मेजरली थोड़ा बहुत इधर उधर इंटरनेट से थोड़ी सुविधा ली है। और ब्रोंकियल अस्थमा इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस है एयरवेज का किसी भी स्टिमुलाई को लेके, चाहे वो इंटरनल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, एलर्जन है, इन्फेक्शन है। किसी भी तरह का स्टिमुलाई बॉडी को मिला और उसके रिस्पॉन्स में एयरवेज ने हाइटेंड रिस्पॉन्स दिया, नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो एस्थमा को एस्थमा जैसा प्रेजेंट होता है हमें। वाइड स्प्रेड नैरोइंग हो जाती है एयरवेज को लेके, जो रिवर्सिबल होती है ज्यादातर। पेरोक्सिस्मल डिस्निया हमें देखने को मिलता है, वीजिंग देखने को मिलती है, कफ देखने को मिलता है। ब्रोंकियल अस्थमा के तीन मेजर कॉजेज हैं। सबसे पहला है इडीमा एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा है एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन, कि म्यूकस का प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रहा है, जिसमें सेलुलर डेब्री भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। तीसरा है स्पैज्म ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। एस्मा मेजरली दो तरह का होता है, एटॉपिक एंड नॉन एटॉपिक। एटॉपिक जिसे हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, और वो फॉरेन पार्टिकल की वजह से होता है, एलर्जन की वजह से होता है, और आईजीई मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। नॉन एटॉपिक इंट्रिंसिक भी उसको हम बोलते हैं, नॉन आईजीई मीडिएटेड होता है, और यूजुअली इन्फेक्शंस के कारण हमें देखने को मिलता है बच्चों में, बड़ों में। और छोटी छोटी कैटेगरीज हैं जिसमें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी एक तरह का एस्थमा हमें देखने को मिलता है। एस्पिरिन इंड्यूस्ड एक एस्थमा हमें पेशेंट्स में यूजुअली देखने को मिलता है। इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला इन्फेक्शंस हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है। एक्सरसाइज है, जो जेनेटिकली ससेप्टेबल लोग होते हैं, जो थोड़े वीक होते हैं, जिनके रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह थोड़े वीक होते हैं, उनको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा हो जाता है। थर्ड है वेदर। देन कुछ इमोशंस है, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इससे भी एस्थमा ट्रिगर हो जाता है लोगों का। देन फूड एडिटिव्स हैं, पीनट्स वगैरह हमने सुना है यूजुअली एक एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, एस्थमा जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। देन एंडोक्राइन एक रीजन है, प्यूबर्टी के टाइम, हार्मोनल चेंज के टाइम, जब बच्चों को यूजुअली पहले अस्थमा नहीं था लेकिन प्यूबर्टी में देखने को मिलता है कि एस्थमा डेवलप कर गया, ट्रिगर हो गया है। मेजरली जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो हैं रिकरेंट कफ, जो कि इनिशियली अर्ली स्टेजेस में तो नॉन प्रोडक्टिव रहता है, कोई स्पूटम नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे एस्मा प्रोसीड करता है, डेवलप करता है, क्रॉनिक होता जाता है, वैसे स्पूटम वाला कफ आने लग जाता है। और ज्यादा जिसमें अगर इयोसिनोफिल काउंट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे स्पूटम का कलर येलो होता रहेगा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। वीजिंग होती है। सिम्टम्स का चेंज होना यूजुअली सीजन के चेंज पे, एक्सरसाइज के टाइम, शाम के समय सिम्टम्स का एग्रेवेट होना। डिस्निया, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, रेस्पिरेटरी की जो रेस्पिरेशन के लिए एक्सेसरी मसल्स होती हैं, उनका एंगेज हो जाना। एयर हंगर, हाफना यूजुअली हम देखते हैं। फैटीग, साइनोसिस, ये तो खैर बहुत ही लेटर सिवियर केसेस में जो हम देखते हैं, साइनोसिस डेवलप हो जाता है। पल्सस पैराडॉक्सस, मतलब इंस्पिरेशन के टाइम पल्स का बिल्कुल एकदम ड्रॉप हो जाना सिग्निफिकेंट रेट से, या बीपी का बिल्कुल लगभग लगभग 10 mm/Hg का ड्रॉप देखने को मिलना बीपी में इंस्पिरेशन के टाइम। कार्डियक एरिथमियाज, हाइपर रेजोनेंट चेस्ट हो जाती है एयर ट्रैपिंग की वजह से। कोलैप्स ऑफ स्मॉल 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 सेगमेंट्स ऑफ लंग्स। देन फीबल ब्रेथ साउंड्स,
जब ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फीबल हो जाती है ब्रेथ साउंड्स। और बहुत ही सीवियर केसेस में तो ये भी देखने को मिला है कि वीजिंग भी चली जाती है, तो हमें कई बार ये भी लगता है कि वीजिंग चली गई है तो केस इंप्रूव हो रहा है। बट और भी जो सिवियरिटी के जो सिम्टम्स है, जैसे साइनोसिस है, पल्स है, ये सब अगर हम मैच करें उस टाइम, तो ये देखने को मिलेगा कि केस इंप्रूव नहीं हो रहा है, वीजिंग चली जा रही है। तो देन बैरल शेप चेस्ट हो जाती है, अगर क्रॉनिक इंटरमिटेंट कोई केस है तो बैरल शेप चेस्ट हो जाती है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। एज्मा को डायग्नोज करने के दो तीन तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें स्पायरोमेट्री भी आती है और एक फ्लो मीटर भी आता है। फ्लो मीटर हमें पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट बताता है, और स्पायरोमेट्री जो है हमें फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी बताती है। और ये सभी डिक्रीज मिलते हैं हमें एस्मा के केसेस में। देन एब्सोल्यूट एओसिनोफिल काउंट है, वो इंक्रीज हो जाता है। देन चेस्ट एक्सरे है, जिसमें हमें बायलैटरल एंड सिमेट्रिक एयर ट्रैपिंग मिलती है लंग्स में। देन प्रोमिनेंट मेन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो प्रोमिनेंटली दिखाई देती है एक्सरे में, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर गया है साथ में। देन ब्रोंकियल कफिंग है, मतलब हेजीनेस दिखाई देगी जगह जगह हमें, ब्रोंकियल कफिंग दिखेगी। देन एलर्जी टेस्ट होते हैं, जिसमें ब्लड आईजी होता है या स्किन टेस्ट होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस एलर्जन की वजह से रिस्पॉन्सिवनेस डेवलप हो रही है इतनी हाइटेंड। देन ब्रोंकियल अस्थमा जैसी दिखने वाली भी कई सारी बीमारी हैं, तो हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है, जिसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। उसमें सबसे पहला है ब्रोंकियोलाइटिस, जो कि बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड में, बिल्कुल 6 महीने तक के बच्चे में यूजुअली हमें देखने को मिलता है। और सिंगल अटैक होता है ये। एंड चेस्ट उसमें भी हाइपर इन्फ्लेट हो जाती है, बट उसमें स्कैटर्ड एरियाज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन दिखते हैं, उसमें सिमेट्री जरूरी नहीं है, बायलैटरल होना जरूरी नहीं है जो इन्फिल्ट्रेशन है उसका। देन सेकंड इज कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन, जैसे किसी का ट्रैकिया ही पूरे अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, तो उसमें भी सिमिलर सिम्टम्स आएंगे। वीकनेस है, फैटीग है, सांस लेने में दिक्कत है, वीजिंग है। देन वैस्कुलर रिंग्स है, डबल आयोटिक आर्च है किसी में कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन है, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है, उसमें भी सिमिलर प्रेजेंटेशंस होती हैं, बट हमें उससे डिफरेंशिएट करना है। एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, बाहर से कुछ फॉरेन बॉडी खा लिया, अटक गया गले में, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्रैकियो ट्री में अटक गया है, तो उसी तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। देन हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, जिसमें कि वीजिंग नहीं होती है, रेल्स प्रेजेंट होती हैं। बाकी यूजुअली सिम्टम्स मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन उसमें रेल्स स्पेसिफिकली मार्क्ड होती हैं। और फीवर के साथ प्रेजेंट होता है। एक्सरे में दिखता है कि इंटरस्टिशियल निमोनिया भी है, और प्रोमिनेंट ब्रोंकियल मार्किंग्स भी हैं। और आईजीजी, जो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो आईजीजी एंटीबॉडी बन रही है, वो दिखने को मिलती है ब्लड में हमें। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन रहता है, पेरीब्रोंकियल कफिंग रहती है, जो कि सिमिलर है उससे, ब्रोंकियल एस्मा से, लेकिन इसमें निमोनिया भी प्रेजेंट रहता है। और स्वेट टेस्टिंग एक चीज होती है सर, जो मुझे नहीं समझ आई कि क्या है, उससे इसको डायग्नोस किया जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस को। देन मैनेजमेंट है ब्रोंकियल एस्मा का, जिसमें एलोपैथिक लिटरेचर जो है वो ये कहता है, पहला सेंटेंस जो मैंने पढ़ा, कि ब्रोंकियल एस्मा कैन नॉट बी क्योर्ड बट कैन बी कंट्रोल्ड। तो ये एलोपैथिक लिटरेचर का कहना है, जिसमें कि उनका गोल ये रहता है कि एक नॉर्मल पल्मोनरी फंक्शन हम लोग मेंटेन कर पाए, एक नियर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी हो पेशेंट की, एंड नाइट टाइम कफिंग है, वीजिंग है, उसको प्रिवेंट कर पाए, मिनिमल क्रॉनिक सिम्टम्स हो, कि अगर प्रेजेंट हो भी तो कम से कम ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट हो। और एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं, थेरेपी जो हम दे रहे हैं उसके इफेक्ट्स को हम न्यूट्रलाइज कर पाए, उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, एंड रिकरेंस को हम प्रिवेंट कर पाए, ये उनके गोल्स रहते हैं यूजुअली। एंड ट्रीटमेंट का ये गोल रहता है इनिशियली, इफ इट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो जिसमें कि हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि हम ऐसे फैक्टर्स को जाने समझें जिसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है, डेवलप कर रहा है एस्मा बार बार, उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करें, स्पेशली इन द केस ऑफ एलर्जिक, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है। देन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, पेशेंट को एजुकेट करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना कि एक्यूट एग्जैसरबेशंस को घर ही पे कंट्रोल कर लिया जाए। जिसमें कि एलोपैथिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो होता है ब्रोंकोडायलेटर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स और इम्यूनोथेरेपी के थ्रू। एंड सर होम्योपैथिक का मैं शायद ना समझा पाऊँ, आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू
स्पीक अबाउट इट, बट थेरेप्यूटिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें जनरली कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम है, ब्रायनिया है, स्टिक्टा पल्मोनेरिया है, इस तरह की मेडिसिन हम पढ़ते हैं। तो सर बाकी तो सर आप ही ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे इस पार्ट को तो, फ्रैंकली। तो जी सर। सर आप हाँ, शायद थैंक म्यूट है। यू, थैंक यू। 10 मिनट के अंदर आपने जो अस्थमा कवर किया, तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, और आपने सही से समझा भी दिया। इसके बारे में कुछ और कुछ कहना चाहती हो, या आपका वो सब कुछ पूरा हो गया? क्लिनिकली आई वुड से मैंने देखे हैं कुछ केसेस, बच्चों में ही देखे हैं, हम्म, बड़ों में तो मैंने नहीं देखे हैं ज्यादातर केसेस, एंड मैंने केसेस मैनेज भी करे हैं। बट ये शायद मेरी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ स्किल है, कि मैं क्योर तक तो नहीं पहुंची हूँ अभी, कि कोई पेशेंट आया हो उसने कहा हो कि मेरे को क्योर हो गया एस्मा, दोबारा रिकर नहीं करा है। तो इसीलिए मैंने और अच्छे से आपको ये बोला कि मैं शायद होम्योपैथिक मैनेजमेंट बताने के लिए शायद सही इंसान नहीं हूँ। बट प्रेजेंटेशन मैंने देखी है। ऑल्दो मैंने साइनोसिस पेशेंट में नहीं देखा है कभी, पल्सस पैराडॉक्सस को मैंने नहीं एग्जामिन किया है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये मुझे करना चाहिए कि ऐसा होता है तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मुझे सीखना चाहिए। एंड मोर और लेस काफी हद तक प्रेजेंटेशन जो है हम देखते हैं और क्लिनिकली ही डायग्नोस हो जाता है, पीएफटी तक या एलर्जन टेस्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इट इज अ डिजीज विच कैन बी डायग्नोज क्लिनिकली अपने सेटअप पे, ओपीडी में। तो ठीक है। तो जी आपके सर। हिसाब से अभी तक जो आपने एक हमें लाइन बताई कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो ये कहती है कि अस्थमा कैन नॉट बी क्योर, तो अभी तक आपको यही मिला कि ये अस्थमा कैन नॉट बी क्योर, है ना? ठीक नहीं है। सर, ये मैंने सुना आप सबसे यही है, जो भी आप लोग हमारे मेंटोर्स हैं, कि क्योर हो जाता है। बट मेरे हाथों अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ। जी। ठीक है। ठीक है, देखो ऐसा है ना कि जो आपने सुना है, आप जो अपने मेंटर्स के बारे में बताया, तो हकीकत पे चलते हैं। मतलब हम जब यहाँ पे बैठेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें करेंगे। जैसे आपने मुझे बताया कि आपसे अभी तक कोई क्योर नहीं हुआ है ना, तो अभी सबसे पहले तो क्योर की डेफिनेशन जानना जरूरी है कि आखिर क्योर क्या है। दूसरी बात है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अस्थमा क्या है। आपने डेफिनेशंस बता दी, उससे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम बता दिए, बाकी सब चीजें बता दी। लेकिन एक्चुअली अस्थमा कैसे डेवलप हुआ, और इसको हम एक्यूट डिजीज में लेके जाएंगे कि क्रॉनिक में लेके जाएंगे, या हमारे पास पेशेंट कौन सी कंडीशन में आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि अस्थमा एक्यूट डिजीज नहीं है, ये क्रॉनिक डिजीज है जिसके एक्यूट एग्जीबिशंस के चलते पेशेंट हमारे पास आता है कि हमें लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा है, और अब हम थक गए हैं सारे ट्रीटमेंट करते हुए, तो चलो अब होम्योपैथी से भी कुछ ट्रायल करके देखें। तो जनरली जब अस्थमा की बात आती है तो अस्थमा क्रॉनिक इलनेस है। जब क्रॉनिक इलनेस की बात आती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रॉनिक इलनेस की अपनी एक स्टेज है, मतलब डिजीज की अपनी एक स्टेज है जो अपनी क्योरेटिव फेज में रहती है। कुछ ऐसी डिजीज हैं जो अपने क्योरेटिव फेज में नहीं रहती। तो आपको ये सबसे पहली विजिट में ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि जो कंडीशन में अस्थमा लेकर के आपके पास कोई बच्चा आया है या बड़ा आया है, तो ये डायग्नोस करना कि ये अस्थमा अब क्योरेटिव है या नहीं है, ये एक सबसे मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे हमारी अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज का पता लगता है, और हमें हमें अपनी एक्सपर्टीज का जो समझाने का तरीका है वो पेशेंट को बताना चाहिए कि आप ठीक हो पाओगे या नहीं, या आप सिर्फ मैनेज हो पाओगे। तो दोनों के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अगर आप पेशेंट को सच बोलोगे तो आगे तक के लिए फेथ बना रहेगा। आप पहले दिन ही ये कह दोगे कि आप 100% ठीक हो जाओगे, और पता लगा कि वो क्योर ना हुआ, तो आपकी प्रैक्टिस में हर्ट होगा, और उसके साथ साथ पूरा सिस्टम बदनाम होगा। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि जो फेजेस हैं वो क्या है। देखिए, जब भी कभी ऐसा अस्थमा आपके पास आए जिसके साल में तकरीबन 3 से 5 अटैक्स हों, मतलब एक्यूट अटैक हों बहुत सीवियर, और वो 3 साल से ज्यादा पुराना है, तो वो उतना ही डिफिकल्ट है। मीन्स कि अगर आपके पास ऐसा कोई केस आ रहा है जो 6 साल पुराना है और जिसके अटैक जो है वो 3 से 5 बार हर साल आ रहे हैं, तो इसको क्योर करना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो जो डेफिनेशन है जिस जो हमें सिखाई गई उसमें ये बताया गया कि 3 साल का अगर ऐसा अस्थमा आपके पास आया जिसके अटैक जो है वो साल में 3 से 5 बार आ रहे हैं, तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर ऐसा कोई आया, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं सिर्फ विंटर में ऐसा होता है, ठीक है, तो वो 3 साल पुराना भी है, तो हम उसको उतना ही क्योरेटिव फेज में ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी अटैक जो है वो साल में सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो धीरे धीरे इस बात को समझेंगे
कि अगर उसके जो अटैक हैं वो साल में 3 बार से कम आ रहे हैं तो वो उतना ही क्यूरेटिव फेज की तरफ है। अगर वो 3 से ज्यादा अटैक लेकर के आ रहा है साल के, वो भी सीवियर अटैक है, और वो 3 साल से ज्यादा पुराना है, तो उतना ही उसकी क्यूरेटिव फेज जो है वो कम होती चली जाएगी। ये एक एक्सपीरियंसेस है, मतलब आपको कहीं ये कैलकुलेशन जो है बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस है जो मुझे मेरे सीनियर से मिले। मैंने भी उसको फॉलो किया और मुझे भी यही मिला, और मैं आगे आप सब लोगों को ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि ये एक कैलकुलेशन है, किताबी की नहीं, लेकिन एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब आपको देखना है कि जो अस्थमा है उसका जो अटैक है, इसमें आपको क्या करना है, मतलब आपको सिर्फ होम्योपैथी से मैनेज करना है, आपको उसके साथ एक्सरसाइज भी बतानी है, आपको उसके साथ डाइट भी बतानी है, आपको उसके साथ कुछ और भी मैनेजमेंट करना है जो बहुत जरूरी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्थमा के एक्यूट अटैक में जान भी जा सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। ऐसे केसेस जो आपके पास आते हैं कि वो कहते हैं कि हम बिना नेबुलाइजेशन के नहीं रह पाते, तो उनको फर्स्ट डे से आपको ये नहीं बोलना है कि आपको नेबुलाइजेशन आज से छोड़ना है। आप उनको कहो कि विड्रॉल करो, धीरे धीरे जब जरूरत पड़े तब आप नेबुलाइजेशन पे जाओ, वरना नहीं। आपको जरूरत नहीं है, हमारी मेडिसिन पे काम चलाओ। अपनी जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है, जैसे इसमें सबसे पहले आती है इपिकॉक, जिसमें मेरा सबसे बढ़िया फेथ रहता है हमेशा। अस्थमा के अंदर बहुत अच्छे काम करती है, क्योंकि न्यूरोगेस्ट्रिक नर्व का अपना एक रोल है एपिकाक का, तो ये सबसे बढ़िया काम करती है। एकोनाइट अपने आप में बहुत अच्छा काम करती है। बोरेक्स अपने आप में अच्छा काम करती है। एंटिमटाट अच्छा काम करती है। आर्सेनिक काम करती है। ब्राइने भी काम करती है। रेस्टॉक्स भी काम करती है। लेकिन ये बात हो गई सिर्फ एक्यूट अटैक्स के लिए। आप एक्यूट अटैक को शायद मैनेज कर ले जाओ। अगर आपके पास लगता है कि मैं अस्थमा के एक्यूट अटैक को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको पूरा पूरा फ्रीडम दीजिए कि आप जैसे भी मैनेज करना चाहें मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जब भी ठीक करेंगे जब आप ठीक होंगे। मतलब अगर आपको अस्थमा को क्यूरेटिव फेज में लेकर के जाना है, तो आपको वो जो सेलेक्टेड मेडिसिन है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आ रही है, उसको आपको जब देना है जब उसको अस्थमा का अटैक नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। इन केस कभी कभी ऐसे भी पेशेंट आएंगे आपके पास जो ये कहेंगे कि सर हमें तो डेली दिक्कत रहती है, अब क्या करें। तो जब डेली दिक्कत में भी एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा एम्ब्यूलेशन है, मतलब उसको पूरे दिन दिक्कत रहती है, लेकिन शाम को आकर के वो बेटर फील करता है, तो आपको जो मेडिसिन देनी है वो उसी समय देनी है जिस समय वो बेटर फील कर रहा हो। एग्रेवेशन के टाइम पे कभी भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यूजुअली अस्थमा के अंदर नहीं देनी चाहिए, जैसा हमें मेरे टीचर्स ने पढ़ाया और जैसा ये बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो अस्थमा है वो आपकी जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन है उसमें कभी भी ठीक नहीं होगा। अब बताइए कि आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, आप इसका म्याज कैसे ब्रेक करोगे, आप उसको कैसे केस को ठीक करोगे। तो देखो, हमेशा 3 तरीके हैं अस्थमा को ठीक करने के लिए। नंबर 1 तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, दूसरा है डाइट, और तीसरा है एक्सरसाइज। इन 3 में से कोई 2 तरीके आपको चुनने पड़ेंगे, या तो उसकी डाइट पे बहुत रेस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी, नहीं तो उसको एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। जब भी कभी कोई भी मेडिसिन हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, कोई भी मेडिसिन हो, जब भी आप उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे और उसकी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, मतलब लंग्स को आप मजबूत नहीं करेंगे, तो आप अस्थमा को कभी क्योर नहीं कर पाएंगे, ये कंफर्म है। तो हो सकता है डॉक्टर ताराशी आपके केसेस में इस बात की कोई लैकिंग रही हो कि आपने एक्सरसाइज पे ध्यान ना दिया हो, या आपने कोई डाइट पे ध्यान ना दिया हो। डाइट का कैसे करेंगे, कि डाइट के लिए सबसे बढ़िया फैक्टर है कि आप पेशेंट को बिल्कुल यहाँ पे भी फ्रीडम दो। आप उसको बोलो कि आपको किस चीज से दिक्कत हो रही है। आपको दूध पीने से दिक्कत हो रही है, आप दूध छोड़ दो। आपको अचार खाने से दिक्कत हो रही है, आप अचार छोड़ दो। आपको लग रहा है कि मुझे टिक्की खाने से प्रॉब्लम होती है, आप उसको बंद करवा दो। सबसे पहले पेशेंट को पूछो कि पेशेंट से दिक्कत क्या हो, पेशेंट को दिक्कत किस चीज से हो रही है, सबसे पहले वो बंद कराओ। उसके अलावा जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है उनको बंद कराइए। जैसे हमारे पास पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं, सर मेरे को आइसक्रीम से आराम मिलता है, तो हम कहते हैं आइसक्रीम खाओ, क्योंकि आइसक्रीम उसके लिए एग्रेवेटिंग फैक्टर है। आइसक्रीम उसका एग्रेवेटिंग फैक्टर नहीं है, तो उसको आइसक्रीम के लिए आप अलाउ कर सकते हो। सबसे पहले पेशेंट को फ्रीडम देनी है आपको मैनेजमेंट के लिए, कि कहना है कि अगर आपको लगता है कि मुझसे मुझे इससे दिक्कत हो रही तो आप मत लो। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं मुझे चाय से दिक्कत है, बहुत सारे कहते हैं मुझे तो चाय से अस्थमा में बहुत आराम मिलता है। तो जिसको चाय से दिक्कत है उसकी चाय बंद करा दो, जिसको आराम लगता है उसकी चाय से उसको ठीक कर सकते हो। तो ये एक डायरेक्टिव फैक्टर है। दूसरा, लंग्स की जो एक्सरसाइज है, जिसमें एक सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है वो है रेस्पिरोमीटर। बहुत कॉमन है, बहुत बहुत ही कॉमन है, और बहुत पहले से चला आ रहा है। रेस्पिरोमीटर जो है बहुत छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आप दोनों तरफ से एक्सरसाइज कराते हो, एक्सपिरेटरी फेज में भी
और इंस्पिरेटरी फेज में भी। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मुश्किल से 150-200 रुपए के मिल जाते हैं। कोविड के बाद थोड़े महंगे हो गए, 300-400 के, वरना इतने में इंस्ट्रूमेंट आ जाता है और इसी में अस्थमा बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो उसमें 3 बॉल्स का ऊपर करना होता है, एक छोटा सा खिलौना है, आप उसको बोलो कि दिन में 2 बार 3 बार, जैसे जैसे उसकी फ्रिक्वेंसी है आप इसको यूज करो। देखो, अस्थमा 100% क्योर की तरफ भी चला जाएगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन वही है जो मैंने सबसे पहले बताई। अगर आपके पास ऐसा केस आ रहा है जो 3 साल के अंदर अंदर का ही है, तो वो बहुत जल्दी ठीक होगा। दूसरी बात की क्योरेटिव फेज को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप अस्थमा को डिफाइन ऐसे करोगे, जब भी कभी पेशेंट आएगा तो उसको बोलोगे कि हमारे इंडिया में जनरली 4 सीजन आते हैं, और यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हर सीजन में अस्थमा का एग्रीवेशन होता है। तो हमें 1 साल तो सिर्फ ये जानने में लग जाता है कि आपको किस सीजन में कितना एग्रीवेशन हुआ। तो जनरली जब भी कभी अस्थमा के ऐसे केसेस आते हैं, तो मैं उनको यही कह के चलता हूँ कि 1 साल तो हमें सिर्फ ये समझने में लगेगा कि आपको अगले सीजन में कौन सी मेडिसिन आपको काम करेगी। ये एक समझाने का प्रैक्टिकल तरीका है, और आपको ये भी देखना है। और मैं पेशेंट को कह के चलता हूँ कि अगर आप जैसे सितंबर 2023 में आए और सितंबर 2024 तक आपको जो अटैक्स में आराम है वो लगभग 50% है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में है। तो इसकी जो क्योर की लिमिटेशंस हैं वो लगभग 3 साल तक चलती हैं। अगर 3 साल के बाद आपको अगले और 3 साल तक कोई अस्थमेटिक अटैक नहीं आता है, तब क्योर की डेफिनेशन है। तो हम लोग जो है क्योर को बहुत जल्दी डिफाइन कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि यार अगले महीने अटैक नहीं आया तो वो क्योर हो गया, ऐसा नहीं। इसकी अपनी एक डेफिनेशन है जो डिजीज के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि मेरे पास 6 साल पुराना केस आया और मैंने उसको 6 महीने में ठीक कर दिया, वो क्योर हो गया, तो दैट इज नॉट ए क्योर। क्योर का मतलब ये है कि जब तक आपने केस को अपने अंडर में रखा, 3 साल तक, लगभग 2.5 से 3 साल तक, और उसके बाद भी अगले 3 साल तक किसी भी टाइप का कोई एस्थमेटिक अटैक नहीं आया है, तो इसका मतलब आप उसको क्योर की डेफिनेशन में डालेंगे। अगर आपका केस ठीक हो गया और अब से 2 साल बाद फिर से एस्थमेटिक अटैक लेके आ रहा है, इट मीन दैट इज नॉट ए क्योर। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी क्योर क्या है। इसीलिए जब भी इस बार कभी आपके कोई मेंटर या आपके कोई ऐसे टीचर्स जो ये कहें कि हमने अस्थमा को ऐसे क्योर किया, तो हमेशा आप उससे पूछने का ये अधिकार रखते हैं कि आखिर क्योर है क्या। ठीक है? तो आपका क्योर नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको क्योर की डेफिनेशन ही नहीं मालूम। अभी तक तो आपने इस पर काम ही नहीं किया ना कि क्योर कैसे करना है। तो आप क्योर करने का एक तरीका समझो, और हर एक मेडिसिन को ऐसे पढ़ो कि आपको एक्यूट्स में कुछ और यूज करना है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उनको कब यूज करना है उसका अपना एक पर्टिकुलर टाइम है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात आती है तो उसमें मेरी जो सबसे फेवरेट मेडिसिन है वो है मेडोरिनम। 3 सिम्टम आपको जहां भी मिले: आइसक्रीम की बहुत ज्यादा डिजायर, बनाना या मैंगो की बहुत ज्यादा डिजायर, और तीसरा है पेट के बल सोने से आराम मिलना। अगर ये सिर्फ 3 सिम्टम आपको मिल जाते हैं तो मेडोनियम का कोई चौथा सिम्टम पूछने की जरूरत ही नहीं है रेस्पिरेटरी के अंदर। ठीक है? मतलब आइसक्रीम की बहुत ज्यादा डिजायर, सेम एज इन बनाना और मैंगो, और तीसरा है लाई ऑन एब्डोमेन। अगर ये आपको 3 सिम्टम मिलते हैं तो भी आप मेडोनियम की तरफ कंफर्म हो सकते हो। दूसरी जो मेरे लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है वो है बेसिलिनम, उसके अल्टरनेटिव ट्यूबरकुलिनम भी। और एक और सबसे बढ़िया मेडिसिन आती है, वो है फॉस्फोरस। पहले ही ध्यान रखना है, मैंने पहले ही कह दिया कि जब भी कभी फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि रेस्पिरेटरी में बहुत जल्दी से यूज नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी है तो बहुत ध्यान से करनी है, कभी भी नाइट में नहीं करनी है, हमेशा दिन के अंदर करनी है। क्योंकि एस्मा के अटैक ज्यादातर नाइट को आते हैं, और अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का अगर होम्योपैथी एग्रेवेशन आया नाइट में, तो वो उसको किसी डेंजर तक भी पहुंचा सकता है। इसीलिए जितनी भी ऐसी मेडिसिन हो उनको हमेशा मॉर्निंग में दीजिए, ताकि दिन में अगर कोई एग्रेवेशन आई तो हम दिन में उसको टैकल भी कर पाए, और रात को पेशेंट जो है वो आराम से सो पाए। तो ये कुछ छोटी और छोटी ऐसी बातें हैं जो हमें अस्थमा के अंदर ध्यान रखनी है। बिना एक्सरसाइज के अगर कोई पेशेंट आपके कोई टीचर है कोई भी ये कहता है कि मैंने जो एक डोज दी और उसके अंदर आपका जो अस्थमा है पूरी तरह क्योर हो गया, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए लिटरेचर से ये कहते हैं कि वो क्योरेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्योर की डेफिनेशंस बनाई हुई है, हमें उनको समझना पड़ेगा। और बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइट के मैनेजमेंट के अस्थमा जैसी चीजें क्योर जनरली नहीं होती। डाइट भी अगर एक बार छोड़ दो तो आपको एक्सरसाइज तो 100% करानी पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन का काम है कि जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से एल्वोलाई बंद हुई है उनको रिलैक्स करना,
उस वहां की जो म्यूकस है उसको वहां से हटाना। और दूसरी बात है कि उसको स्ट्रेंथ देने का काम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो बिना एक्सरसाइज के अस्थमा को ठीक करना, मतलब मेरे हिसाब से तो हो सकता है कि भाई अब जितने बड़े बड़े टीचर हैं कैसे कर लेते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ये है। आपको पता होना चाहिए कि स्टिक्टा का सिम्टम क्या है, आपको लगना चाहिए कि कोई पोस्ट नेजल ड्रेवलिंग के बाद एकदम खांसी निकाले, ये स्टिक्टा है। तो ऐसे बहुत सारे अस्थमा आपके पास आएंगे जिसमें आपको बस सुनते ही आपको सिर्फ चेस्ट पे आपने स्टेथोस्कोप रखा और आपके अंदर ब्लाइंग आ गई। ये क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए। आपने चेस्ट में पे स्टेथो रखा, आपको पता लग गया कि एंटीम है, उसके बाद सिम्टम पूछने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप पूछें भी तो वो सारे सिम्टम एंटीम के निकल के आने चाहिए। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो हमारे जितने भी पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर्स रहे हैं वो ऐसे रहे हैं जो खांसी की आवाज सुन करके खा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे। चेस्ट में एग्जामिनेशन करने के बाद ही सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, वो मेडिसिन बिल्कुल परफेक्टली काम करती थी। बस हमें ध्यान रखना है कि एक्यूट अटैक के अंदर क्या यूज करना है और क्रॉनिक के अंदर क्या यूज करना है। मतलब जब उसकी फेज हो जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी है, उसको हमें बहुत ही ध्यान से सोच समझ करके एक उचित समय पे देनी है। आपको इसीलिए पेशेंट को कह के रखना है कि लंबा समय है, क्योंकि आप हमारे पास लंबी बीमारी लेकर के आए हो ना। अगर आप हमारे पास 6 महीने का अस्थमा लेके आओगे तो हम उसको 6 महीने में ठीक करेंगे। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि अस्थमा 6 महीने के अंदर डेवलप नहीं होता, ये क्रोनिक इलनेस है। इसीलिए मिनिमम मिनिमम 1 साल का टाइम लो। उसी के अंदर अगर 1 साल के अंदर हो सकता है उसको एक भी अटैक ना आए, हो सकता है आपकी पहली डोज ही काम कर जाए, लेकिन कम से कम पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको 1 साल उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का मौका तो मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी भी पेशेंट से कोई झूठ मत बोलो, कोई झूठा टेस्टिमोनियल मत दो। सबको ये बताओ कि ये कंडीशंस हैं, इसी कंडीशन पे चलेंगे। इसलिए इससे क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है ना वो बदनाम नहीं होगा, हम बदनाम नहीं होंगे। हो सकता है कि हमसे तो पेशेंट स्किप हो जाए लेकिन उसके मन में ये आ जाए कि यार उस होम्योपैथिक डॉक्टर ने ऐसा मुझे झूठा झूठ बोल करके बहका दिया। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं सबको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि झूठ मत बोलो। पेशेंट तो दूसरा आ जाएगा कोई बात नहीं, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, लेकिन हमारा सिस्टम बदनाम नहीं होना चाहिए। हमारे एक गलती से हमारा सिस्टम बदनाम हो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर। जी। सर आपने बताया कि एक्यूट अटैक के दौरान अस्थमा को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एक्यूट अटैक तो वह तब जी। मेडिसिन नहीं देनी है, पेशेंट को जैसे मैनेज करना है वैसे। तो हाँ, क्या ऐसा अगर सेम हम्म, जैसे रेस्पिरेटरी अपर ट्रैक रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिजीज लेके कोई भी बच्चा आता है तो हम्म, सेम अगर हम एक्यूट को नहीं मैनेज कर पाते तो सेम उसको ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि आप जैसे ही आज तक बिल्कुल मैनेज डॉक्टर साहब। करते आए आप करते हो। देखिए, हाँ देखिए, मैंने आपको एक बात समझाई कि नंबर एक तो अस्थमा में इसलिए रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, सभी को मालूम है। एकदम से कार्डियक पे लोड पड़ सकता है और कोई भी दिक्कत एकदम से आ सकती है ना। तो अगर आपको ऐसा जी लगता है, मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेडिसिन नहीं निकाल पा रही हूँ, जब मेरी मेडिसिन उतना वर्क नहीं करेगी, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आप उसको बोलो कि जैसे आप पहले मैनेज करते आ रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही मैनेज करिए। बस हम आपको ये अश्योर करते हैं कि जो अगला अटैक आएगा वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और वो हमारी दवाई से कंट्रोल होगा। क्योंकि आप एक ही बार तो गलती राइट। करोगे, है ना। नेक्स्ट राइट टाइम सर। तो इसको सोच के रखोगे ना कि भाई मुझे उसमें क्या करना है। तो मैक्सिमम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि पहली बार पेशेंट आया और पहली बार में अटैक आ गया दूसरे दिन ही, तो हमें एकदम से मौका नहीं मिला या हमें कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आप 100% श्योर हो कि मैं इसको कवर कर ले जाऊंगा तो आप बिल्कुल दो, मैं इसके लिए कभी मना नहीं करता। लेकिन अगर आपको जरा से भी कंफ्यूजन लगती है तो आप उसको समझाओ कि अभी तक आप जो करते आ रहे थे वो करो, नेक्स्ट अटैक में हम लोग आपका साथ देंगे। तो उसके लिए आप पहले राइट से सर। प्रिपरेशन करके रखो कि ये एक्यूट अटैक आया था और इसके लिए ये प्रिपरेशन करनी है। ये राइट सर। मेरा मेरा अपना और सर। एक्सपीरियंस है। राइट सर। सर जी। तो सर्दी जुकाम वाले केसेस में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं राइट सर। हाँ, लेकिन सर्दी जुकाम वाले कुछ जो सर्दी जुकाम वाले मरीज हैं वही तो आगे चल करके अस्थमा बनते हैं, जी। है ना। तो राइट यहीं से सर। मैनेज करना शुरू करना है। मैंने कहा ना कि अस्थमा इज ए क्रॉनिक इलनेस, ये एक्यूट है ही नहीं। ये दिमाग से निकाल जी। दो, एक्यूट एक्सर्वेशंस के साथ आते हैं लेकिन है क्रॉनिक राइट इलनेस। सर। राइट सर। हाँ वो सर्दी जुकाम मिसट्रीट होता है तो उसकी वजह से फिर डे बाय डे अस्थमा जी। पे जाता है पेशेंट। करेक्ट सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा ठीक है, लगा। थैंक यू। बहुत
बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच थैंक तराशी यू। जी। थैंक यू डॉक्टर तराशी एंड डॉक्टर तृप्ति, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट फ्राइडे के लिए कौन होगा वो हमें अपने नाम दे सकते हैं। डॉक्टर तृप्ति देख रही हैं सभी कुछ, अपने नाम इनको भी दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। और हम लोग ऐसे ही बस छोटे छोटे डिस्कशन करते रहेंगे। अगर लगता है कि अस्थमा पे कुछ रह गया है तो आप हमें अगली बार भी लिख सकते हैं कि हम अगली बार भी अस्थमा पे कर लेंगे। ये तो कोई छोटा टॉपिक थोड़ी है। तो आप बस डॉक्टर तृप्ति को या मुझे बताते रहो, और डॉक्टर तृप्ति जो भी नेक्स्ट हो मुझे बता देना, मैं साइन कर दूंगा मीटिंग जी में। सर। ठीक है। जी सर। सर एक सर। ठीक। जी हाँ हाँ जी, तराशी जी बताइए। छोटा सा डाउट है सर एक। जी जी। सर जो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है, लेकिन उसकी हम्म, प्रेजेंटेशन ऐसी है कि साल में 2 या 3 अटैक ही हो रहे हैं और लेस देन 3 इयर्स की प्रेजेंटेशन है, तो क्या वो हम्म। भी क्योरेटिव में काउंट हो सकता है, हाँ क्योरेबल में? बिल्कुल हो सकता है। बस ये देखना है कि उसको दिक्कत क्या आ रही है। मतलब फैमिली में ऐसा थोड़ी है कि सबको फाइब्रोसिस हो रही होगी, अभी उसको क्या दिक्कत आ रही है, बस वो देख। हो सकते हैं, ये भी ठीक हो सकते हैं। हमने ऐसे भी करना है जिनकी बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, दोनों मदर फादर की भी हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी बच्चा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है पिछले 5-6 सालों से, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। जी जी, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सभी लोगों को नमस्कार।